Hello guys, welcome to my another video, and it is not basically based on any LLB subject, or you can say it is not any MCFT. Today we would study about SEBI compliance, which is applicable on the listed entity. So SEBI LODR regulation 2015, as we all know, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बट ये आपके लिए शॉर्ट क्लिप्स टाइप होंगे जिसमें हम पूरा सेपीएलओडीआर तो कवर नहीं करेंगे. आप जानते हैं बहुत रेगुलेशन है. बेसिकली मैं इक्विटी बेस्ड वालों के लिए लाई हूँ, डिबेंचर्स वालों के लिए, नॉन कन्वर्टेबल वालों के लिए नहीं है. बेसिकली स्टार्टिंग में हम अभी इक्विटी बेस्ड कंपनीज जो होती है, जिनकी जो बेसिकली ओनली इक्विटी पर डील करती है, उनके लिए हम करेंगे. और इसमें भी हम एक एक दो दो तीन तीन रेगुलेशन की तरह स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसी लेंथ होगी उस अकॉर्डिंग. और मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट क्लिप से बनाऊंगी ताकि रेगुलेशन हमारी क्लियरली क्रिस्टल वे में क्लियर होती चली जाए. तो ये स्टार्टेड करते हैं. फर्स्ट रेगुलेशन पे हम आते हैं. बेसिकली जो तो अब हम देखेंगे रेगुलेशन 6. बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपके डेफिनेशन वगैरह थे. अब हम रेगुलेशन 6 में देखते हैं. ये बात करता है कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशंस के बारे में. रेगुलेशन 6 सबसेक्शन 1 बात करता है अनलिस्टेड एंटिटी. मैंने बताया कि किस पर एप्लीकेबल होती है, जो कि सेबी की रेगुलेशन है लिस्टेड एंटिटी पर. लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट करेगी, यानी कि मैंडेटरी है अपॉइंट करना, एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर. तो हमें ये तो पता चल गया कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है लिस्टेड एंटिटी में, आपका कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि हम लोग. प्रोवाइडेड दैट द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी एन ऑफिसर. अब इन्होंने बोल दिया कि कंपनी सेक्रेटरी होता है कंप्लायंस ऑफिसर, लेकिन कैसा कंपनी सेक्रेटरी होता है अब वो बता रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, उसमें क्या क्या एबिलिटीज या फिर एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए. वो कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी एन ऑफिसर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. पहले क्या बोल दिया इन्होंने, एक तो वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, एंड प्लस में नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस डेजिग्नेशन पर है, जिस लेवल पर है, उनसे एक बिलो, मतलब 1 लेवल बिलो हो सकता है. बेसिकली एक रैंक नीचे, उससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता. उसी को आप कंप्लायंस ऑफिसर कहोगे. एंड शेल बी डेजिग्नेटेड एज अ केएमपी, और उसी को की मैनेजरियल पर्सोनल कहा जाता है. तो बेसिकली इन्होंने पहले तो इजी वे में बोला कि कंप्लायंस ऑफिसर वो होगा जो कि कंपनी सेक्रेटरी होगा, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी भी कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर दी कि ये रिक्वायरमेंट है. क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी तो बहुत होते हैं, कोई असिस्टेंट की पोस्ट पर होता है, कोई आपका नॉर्मल असिस्ट करता है, तो कोई आपका मीडियम लेवल पे हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी, कोई आपका हाई लेवल पे हो सकता है. और जो कि बेसिकली लिस्टेड एंटिटी में आपको पता है कि एमपी रखना और मैंडेटरी है. तो उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि आप कंप्लायंस ऑफिसर किसे कहोगे. ठीक है. अब 6 सबसेक्शन 1 तो हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं 6 सबसेक्शन 1A. इसमें क्या बोल रखा है, एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी फिल्ड. अगर मान लो कोई भी सीएस चला जाता है, रिजाइन दे देता है या फिर रिमूव हो जाता है किसी भी रीजन से, ए टू जेड, अगर वो नहीं है, वैकेंट हो जाता है उसकी प्लेस, शैल बी फिल्ड. वो कैसे फिल किया जाएगा अब उसकी जगह पर, यानी कि कैसे रखा जाएगा, बाय द लिस्टेड एंटिटी एट द अर्लीस्ट. एट द अर्लीस्ट मतलब जो भी हम दो चीजें पढ़ेंगे उनमें से जो पहले होगा वो. अर्लीस्ट तो मतलब तो यही है, कोई दो चीजें दे रहा है, क्योंकि उनमें से जो पहले होगा. क्या, इन केस नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी. यानी कि जैसे वो गया, आज की डेट पे गया वो कंप्लायंस ऑफिसर सीएस, वैकेंट कर देता अपना प्लेस, तो उसके 3 months के अंदर अंदर, ठीक है, या तो 3 months के अंदर अंदर आ जाए वो. प्रोवाइडेड द लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट फिल सच वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन इन इंटरिम कैपेसिटी. इंटरिम कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये नहीं कि हाँ भाई नॉर्मली कोई भी इंटरिम कैपेसिटी पे आपने अपॉइंट कर दिया, थोड़े टाइम के लिए कर देते हैं क्योंकि ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है हमें, कहीं 3 months रीच हो गए तो उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी. नहीं, आपको उसे परमानेंट रखना पड़ेगा अनलेस सच अपॉइंटमेंट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ फ्रेश अपॉइंटमेंट टू सच ऑफिस. यानी कि पूरा प्रोसीजर सेम फॉलो किया जाएगा जैसे कि आप एक परमानेंट कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं. टेम्परेरी बेस पे ऐसे ही नहीं कर रख सकते आप किसी को भी कि थोड़े टाइम के लिए इसको रखते हैं. नहीं, आपको पूरा प्रोसेस जो भी होगा एज पर कंपनी सेक्रेटरी सभी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो फॉलो करना पड़ेगा. अंडर सच लॉ मेड आर एप्लीकेबल टू सच पोस्ट, जो भी लॉज एप्लीकेबल है. तो ये था 6 सबसेक्शन 1A, सिंपल. अब लास्ट एंड 6 सबसेक्शन 1B में आप देखेंगे एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड हैज बीन अप्रूव्ड. यानी कि जिसका सीआईआरपी का प्रोसेस चल रहा है, हम इंसॉल्वेंसी वाले में पढ़ते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में कि हाँ अगर उनका सीआईआरपी चल रहा है, ठीक है,
तो उस केस में उसका सीएस वैकेंट हो गया, मतलब उसने वैकेंट कर दिया अपना प्लेस, तो वो कैसे किया जाएगा? शैल बी फिल विद इन 3 months ऑफ सच अप्रूवल। ठीक है, अब वो कौन सा अप्रूवल होगा बेसिकली वो हम देखेंगे कि कौन से अप्रूवल से 3 months के अंदर अंदर। अभी ऊपर वाले तो नॉर्मल केस था, कोई सीआईआरपी नहीं था, तो आपने बोला कि बेसिकली आपको 3 months में फुलफिल करनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी इंटरिम कैपेसिटी में तो नहीं आएगा, सेम चीज। ठीक है, सच लिस्टेड एंटिटी शैल हैव नॉट लेस देन 1 full time KMP टू डे अफेयर्स। तो उन्होंने क्या बोला कि एटलीस्ट एक तो होना ही होना चाहिए फुल टाइम आपका, जो कि केएमपी भी हो लिस्टेड एंटिटी में। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। अब हम आते हैं बेसिकली सेकंड स्लाइड पर, जो कहता है, ये मैंने इजी वे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं 6 सबसेक्शन 2 में, द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जो आपने बोला कंप्लायंस ऑफिसर आप कैसे कैसे अपॉइंट करते हैं वो भी हमने ऊपर देखा, रेगुलेशन 6 सबसेक्शन 1 में आपने देखा, फिर सबसेक्शन 1A में देखा। अब हम देखते हैं कि अपॉइंट तो हो गया 3 months के अंदर अंदर वैकेंसी के, अब उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होंगी, अपॉइंट कर रहे हैं तो वो क्या है वो आप 6 सबसेक्शन 2 में देखते हैं। अब इसका क्लोज ए देखना है आपको, इंश्योरिंग कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजन एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी इन लेटर इन स्पेन। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सारे आपके जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है उस पर। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी प्रोविजन है वो लिस्टेड एंटिटी को ढंग से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, लो बाय लो कोड बाय कोड। बी क्लॉज कहता है कोऑर्डिनेशन विद एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड। एक तो कोऑर्डिनेशन करेगा बोर्ड के साथ, कब कब मीटिंग करनी है, क्या क्या डिस्कशन हुए सारे मैटर, और रिपोर्टिंग भी देगा बोर्ड को, बताएगा भी। तो कोई भी एजेंडा मीटिंग में लेके आएगा तो डिस्कस करना पड़ेगा बोर्ड के साथ। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भी सारी चीजें बतानी है, जो भी आप कर रहे हो कंपनी में, एक सुई से लेके बेसिकली बड़े बड़े डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, बिकॉज यू आर लिस्टेड एंटिटी, आप लिस्टेड है आप स्टॉक एक्सचेंज पर। एंड द डिपॉजिटरी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रूल्स। ठीक है, और जो भी डिपॉजिटरी है अगर उनसे रिलेटेड कोई कंप्लायंस है, रेगुलेशन एंड अदर डायरेक्टिव ऑफ दिस ऑथोरिटीज, मतलब जिस पर एप्लीकेबल है, जिसको इंटीमेट करना है, उन सबको आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्लोज सी, इंश्योरिंग दैट द करेक्ट प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन करेक्टनेस। एक बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो कि करेक्टनेस लेके आएगा, ऑथेंटिसिटी लेके आएगा। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ब्रीफ में डिटेल में आपको हर चीज बतानी है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी लेके आनी है, यानी कि रिलायबल हो इजीली। ठीक है, एंड रिपोर्ट्स भी फाइल की जाएगी लिस्टेड एंटिटी के थ्रू, जो भी उन पर एप्लीकेबल होगी। जैसे कि आप देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट जाती हैं आपकी, एनुअली जाती हैं, हाफ ईयरली जाती हैं, जो भी आपको फाइल्स करनी होती है रिटर्न रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को। एसएचपी हो गई आपकी शेयर होल्डिंग रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसे आप कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला। ठीक है, पीजीआर होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, अब तो इंटीग्रेटेड आ गई है, ऐसी फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड जाती है। ठीक है, ऐसे आपका कोई टेक ओवर के अकॉर्डिंग कोई टारगेट कर जाता है, एक्सीड 5% 2% का चेंज हो जाता है, तब ये सारी चीजें जो भी आपको इंटीमेशन करना होता है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कंप्लाई करनी है। एंड डी क्लोज क्या कहता है, मॉनिटरिंग करना है ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन, यानी कि अब इसमें भी आपने पढ़ा कि इसके साथ साथ आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर एंड ग्रीवेंस वाली भी देते थे। ठीक है, देते हैं, मतलब बेसिकली उसमें क्या था रेगुलेशन 13 में, इसमें भी आपको बताना पड़ता है कि कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट आपको ड्यूरिंग द क्वार्टर रिसीव हुई है, कितनी आप डिस्पोज ऑफ कर चुके हो, यानी कि आप उनके साथ डील कर चुके हो, और कितनी आपकी पेंडिंग रह गई है। अगर आप यहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं लेते या फिर इग्नोर करते हो तो इन्वेस्टर्स के पास राइट होता है, क्योंकि स्कोर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके वहां पर रजिस्टर कर देते हैं, जहां पर फिर एंटिटी अदर चला जाता है, मतलब अपर एक तरीके के हिरार्की के पास आपका चला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडेड लास्ट लिखा हुआ है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस of the units issued by mutual fund which are not listed on recognized stock exchange। ठीक है, तो ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज ही नहीं है। ठीक है, बट शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ, उनके लिए क्या है, म्यूचुअल फंड वाली रेगुलेशन सेपरेट बनाई हुई है, इसलिए आप ये वाली रेगुलेशन उन पर एप्लीकेबल नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रेगुलेशन 6 के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट रेगुलेशन पे मूव ऑन करते हैं, जो इसी में है आपका रेगुलेशन 7। तो आपका रेगुलेशन 7 किसके बारे में बात करता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसे एचजे भी कहते हैं आप। ठीक है, और इसमें जो लाइंस मैंने लिखने के बाद कट कर रखी है आप देख सकते हैं, आपका सबसेक्शन 3 में आपको दिखती होगी, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। वैसे उसका मतलब क्या है, वो अमेंडेड है, यानी कि वो हट चुकी है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको लेटेस्ट एज पर डेट मिलेगा, जो भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एज ऑन डेट अभी जो होगा बेसिकली
ठीक है। तो थर्ड वाला उसमें हट चुका है, लेकिन वो पहले था इसलिए मैंने नोट डाउन करके उसे बाद में लाइनिंग कर दिया है कि आपको पता चल जाए, पहले होता था अब नहीं। ठीक है। तो अब रेगुलेशन 7 में हम सबसेक्शन 1 में जाते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट, शैल आ गया तो मैंडेटरली अपॉइंट करेंगी किसी भी शेयर ट्रांसफर एजेंट को और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, या तो वो वैसे बाहर से अपॉइंट कर ले या फिर वो इन हाउस ही वो फैसिलिटी ले लें। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन है। अब इसका प्रोविजन क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, अगर आप क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो इन हाउस, अपने ही कंपनी में आप इन हाउस कर लेते हो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज को, बाहर के किसी से नहीं लेते हो, तो उसमें क्या है, वेन द वो आप कब कर सकते हो इन हाउस, जब आपके टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स जो भी है लिस्टेड एंटिटी के वो एक्सीड करते हैं 1 लाख से ज्यादा। जिसके भी सिक्योरिटी होल्डर्स यानी कि जिन्होंने भी आपके शेयर्स ले रखे हैं, आपके वो सिक्योरिटी होल्डर्स जिन्हें आप शेयर होल्डर्स कहते हैं इसी लैंग्वेज में, वो आपके 1 लाख से ज्यादा है, तभी आप इन हाउस फैसिलिटी ले सकते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शैल ईदर रजिस्टर, तभी वो वही वाली लिस्टेड एंटिटी अपने आप को कैसे करवा सकती है, एसटीए की तरह, शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह रजिस्टर करवा सकती है बोर्ड पे, कैटेगरी सेकंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, या फिर अपॉइंट कर सकते हैं रजिस्टर टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर विद द बोर्ड। इन सब चीजों के तरीके से अगर आपका एक्सीड करता है 1 लाख से, तो आप अपने आप को ऐसे ऐसे रजिस्टर करवा सकते हैं, या तो कैटेगरी सेकंड शेयर ट्रांसफर एजेंट बन जाए, या अपॉइंट करते हैं रजिस्ट्रार टू एन इशू, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर विद द बोर्ड। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं, रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 2, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी, जो भी सारी आपकी एक्टिविटी है रिलेशन टू बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। अब तो देखो आपको पता है डीमेटराइजेशन आ गया और आप फिजिकली कोई भी डील भी नहीं कर सकते, बट 30 जून तक आपको पता है डीमेटराइजेशन के लिए एक चीज भी कर दी गई थी कि आप 30 जून तक भी प्राइवेट कंपनी सब डीमेट करवा सकते हैं। लेकिन ये तो हम लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो आपको पता है सब कुछ आपका फिजिकली कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली होता है बेसिकली। अब तो आप बात करते हैं, अगर आप शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी लेके आते हैं या तो इन हाउस या फिर बाय रजिस्टर टू एन इशू या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर विद द, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, बेसिकली इंश्योर करना है कि सारी एक्टिविटीज आपकी मेंटेन हो रही है प्रॉपरली, या तो आप इन हाउस के थ्रू करवाओ चाहे आप अपॉइंट करो, जो भी हो, लेकिन आपकी क्या है, इंश्योर होनी चाहिए सारी एक्टिविटी मेंटेन है जो भी आप कर रहे हैं। अब थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपका जाता था, ठीक है, जहां पर भी आप कंप्लायंस जो भी ऑफिसर होता था कंपनी का वो सबमिट करता था स्टॉक एक्सचेंज को साइन करके बेसिकली, ठीक है। आपका 1 मंथ के अंदर अंदर हाफ, मतलब जैसे आपका जैसे 30 जून पे आपका हाफ ईयर कंप्लीट हो रहा है तब, ठीक है, सॉरी 30 जून पे नहीं, आपका 30 सितंबर को होता है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल वाला माना जाता है, तो जैसे ठीक है, तो हाफ ईयरली 30 सितंबर हो गया, फिर आपका 31 मार्च हो गया, तो उसके 1 मंथ के अंदर अंतर होता था, लेकिन अभी आपका हट गया है, तो ठीक है, अब आपको ये वाली कंप्लायंस सर्टिफिकेट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि आपको वो कंप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रेगुलेशन 7 का हमने सबसेक्शन 1 एंड 2 पढ़ा, एंड इट इज द लास्ट। नाउ वी आर गोइंग अहेड रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 4, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट आपकी टैब है जिसमें हम देखेंगे सबसेक्शन 4 में, इन केस ऑफ एनी चेंज और अपॉइंटमेंट, यानी कि कोई भी चेंज होती है या फिर कोई भी न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया जाता है, द लिस्टेड एंटिटी एंटर करती है ट्री पार्टी एग्रीमेंट में, ठीक है। कैसे ट्री पार्टी एग्रीमेंट कैसे होता है, जो पहले वाला एग्जिस्टिंग शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो होगा उसमें, अब नए वाले को अपॉइंट कर रहे हैं वो भी होगा, और लिस्टेड एंटिटी भी होगी जो कि अपॉइंट कर रही है अपने लिए बेसिकली, तो वो ट्री पार्टी इसीलिए हो गई क्योंकि जो नया वाला है वो आ जाता है और एग्जिस्टिंग वाला होता ही है और लिस्टेड एंटिटी होती ही है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन केस द एग्जिस्टिंग शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इज मैनेज इन हाउस, अगर वो इन हाउस मैनेज होती है तो एग्रीमेंट अबव शैल बी एंटर इनटू बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी एंड द न्यू शेयर ट्रांसफर एजेंट। बिल्कुल, अगर मान लो अभी तो हमने पढ़ा कि बाहर वाला कोई है, ठीक है, तो आपने उसको अपॉइंट किया तो आपकी ट्री पार्टी एग्रीमेंट हो गया, लेकिन आप इन हाउस ही ले रहे हो तो उसमें तो एग्रीमेंट ट्री पार्टी नहीं हुआ ना, वो तो आपका 2 पार्टीज के बीच में हुआ, एक लिस्टेड एंटिटी और एक शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। अब आपका 7 सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट सच अपॉइंटमेंट, जो भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, सब रेगुलेशन 4 में भी हमने ऊपर देखा ना, जो भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो ट्री पार्टी एग्रीमेंट के थ्रू या फिर वैसे ही इन हाउस वाले के थ्रू, आपको स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 7 डे में एग्रीमेंट एंटर होते ही बताना है, चाहे वो इन हाउस वाला हो चाहे आप ट्री पार्टी एग्रीमेंट करते हो, आपको 7 डेज में इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को कि हमारा ये एचटीए है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है। द एग्रीमेंट रेफर टू इन सब रेगुलेशन 4 शैल बी प्लेस्ड, अब जो आपने अभी बताया अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हमने देखा एग्रीमेंट, अब वो आपको बोर्ड ऑफ मीटिंग में भी आपको दिखाना होगा, उसमें भी प्लेस स्टॉक एक्सचेंज को 7 डेज के अंदर बता दो, और जो भी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है 3 मंथ्स पे तो होती है क्वार्टर में,
आपको पता ही है, क्योंकि साल में 4 करनी होती है। तो बेसिकली जो भी आपकी अपकमिंग होगी सब्सिक्वेंट, उसमें आप क्या करेंगे, ये प्लेस करेंगे एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, ये भी एप्लीकेबल किस पर नहीं है, म्यूचुअल फंड जो भी है लिस्टेड उन पर नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या है, म्यूचुअल फंड के लिए आपकी सेपरेट रेगुलेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस टाइम में देखा था, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की क्लास में हमने 2 रेगुलेशंस कवर की डिटेल में, रेगुलेशन 6 एंड रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 6 आपने पढ़ा कि जो भी कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में पढ़ा, उसकी ऑब्लिगेशन देखी आपने, और रेगुलेशन 7 में आपने शेयर ट्रांसफर एजेंट देखा। आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी ये 2 रेगुलेशन, एंड मैंने जैसा कि बताया आपको एज ऑन डेट है ये, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।